रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। पहली बड़ी खबर बिहार के नवादा से है, जहां बिहार के नवादा में रविवार को पीएम मोदी की चुनावी सभा हुई, जिसमें सीएम नीतीश समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हुए। बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस रैली का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पीएम मोदी, सीएम नीतीश समेत कई नेता मंच पर देखे जा सकते हैं। तेजस्वी यादव वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सीएम नीतीश पीएम मोदी के पैर छू रहे हैं। इतने बुजुर्ग और अनुभवी सीएम नीतीश कुमार ने जो भरे मंच पर किया, उससे हम शर्मिंदा हैं। तेजस्वी यादव के तंज कसते हुए कहा कि यह देखकर हम शर्म महसूस कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के बयान के बाद सियासी तापमान बढ़ गया है। जदयू ने बयान पर आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने को कहा। पार्टी का कहना है कि तेजस्वी को सम्मान की व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती जी जुड़ गए हैं। आलोक सोती जी, तेजस्वी के बयान के बाद जदयू ने सम्मान की व्यवहारिकता का हवाला देते हुए इसे वापस लेने के लिए कहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखते हैं कि जिस तरीके से बिहार में बुजुर्गों का सम्मान होता है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो परंपरा चली आई है, बिहार की एक बड़ी अच्छी परंपरा है, भारतीय संस्कृति को मानते हैं, वो अतिथि को भगवान समझते हैं। और आपने देखा था नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री का जो मान और सम्मान किया है वो अतिथि किया। और साथ में देखने वाली बात यह है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी उम्र काफी ज्यादा है नीतीश जी से, तो नीतीश जी ने भाववश होकर, उनके पुराने मित्र हैं, पुराने साथी हैं, पुराने सखा हैं, साथ में उनके जो है मेंटोर भी है, काफी सीनियर हैं। देखिए, राजनीतिक विचारधाराएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो राजनीतिक जो मन में जो सम्मान रहता है वो तो हमेशा ही बना रहता है। और जिस तरीके की परंपरा बिहार में हमेशा रही है बड़ों का सम्मान करना, उसी सम्मान के तहत उन्होंने भाव विभोर होकर इस तरीके का सम्मान किया। इसको बहुत बड़ा राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहिए। जहां तक बात है तेजस्वी जी की, वो युवा हैं, हालांकि वो नाराज हैं क्योंकि जिस तरीके से नीतीश जी ने सरकार छोड़ के फिर से बीजेपी के पास आए हैं, उसकी घटना के बाद जो है आपके तेजस्वी जी काफी नाराज हैं और इस तरीके की छोटी मोटी बातों को वो ज्यादा तूल दे रहे हैं। इतना देने की जरूरत नहीं है। आलोक जी, जो एक समय पर एक मंच पर बैठकर एक दूसरे से बातें साझा करते थे, उनका एक दूसरे पर इस तरह से तंज कसना कितना सही है? देखिए, ये तंज को नहीं कसना चाहिए। युवा है, तेजस्वी जी को अभी अनुभव की कमी है और वो भी हमेशा सिल्वर स्पून से आए हैं। उनके अंदर थोड़ा सा मतभेद हो सकता है क्योंकि जो है पहले सरकार में थे और सरकार का लाभ भी उठा रहे थे, लेकिन नीतीश जी जिस तरीके से अंत में आरजेडी को छोड़ के जो बीजेपी का सावन थामा है, तो उससे आरजेडी को एक गुस्से की तो भावना ही है, एक द्वेष की भावना है। लेकिन इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उसको राजनीतिक इशू या उसको तूल देने की जरूरत नहीं है। उससे आरजेडी को बहुत फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो बिहार में सम्मान करने की, अतिथि देव भव जैसी भावनाएं बनी है, एक संस्कृति है बिहार की, उस पे अगर आप प्रहार करते हैं तो उसका लाभ जो है घूम फिर के जो है बीजेपी और उसको जेडीयू को ही जाता आपको मिलता है। और इसीलिए आपने देखा कि जेडीयू के जो भी बड़े नेता या प्रवक्ता हैं वो इस बात से नाराज हैं और उनके बयान को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी, चुनावी मुद्दों को लेकर इस तरह के तंज कसने, इस तरह की वीडियो शेयर कर खुद को लाइमलाइट में, सुर्खियों में बनाए रखने का ये कैसा प्रयास है, क्या कहेंगे आलोक सोती जी? सुर्खियां तो बन सकती हैं, सुर्खियां बनाई जाती हैं, मीडिया को भी मालूम है कौन सी बात कब कहाँ उठानी है, लेकिन ये तेजस्वी साहब को खुद सोच समझना है कि किस बात को कब उठाना है। ऐसा ना हो उनकी कोई बात जो है वो बैकफायर हो जाए। अगर आपको ध्यान हो कि मोदी जी ने एक बार ऐसी बात कह दी थी पिछली बार, जिसकी वजह से जो था वो बीजेपी को सेटबैक था, तो ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जो कि वहां की संस्कृति, वहां की धरोहर से जुड़ी हुई घटनाएं हो। तो आपने देखा था कि उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को सेट करना चाहते हैं, इस तरीके की बात एक बार मोदी जी ने कही थी, जिसकी वजह से आपने देखा था कि उसका मोदी को जो है उसको काफी उसका घाटा भी हुआ। तो ऐसी कोई बात ना करें जो परंपरागत हो, जिससे कि संस्कृति से या वहाँ की सभ्यता से जुड़ी हो, वो आपको बैकफायर ही कर सकता है। तो ऐसे में तेजस्वी जी को चाहिए कि वो मुद्दे उठाएं जिससे डायरेक्ट सरोकार हो, विकास के मुद्दे हो या कोई ऐसी बात हो जो बिहार के पक्ष में हो। इस तरीके की बातें जो व्यक्तिगत होती हैं
उनको उजागर नहीं करना चाहिए। जी, क्षेत्र और प्रदेश के मुद्दों को उठाना ज्यादा आवश्यक है, ना कि इस तरह के तंज कसे जाएं। आलोक सोती जी, बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करेंगे, अगली खबर पर बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां चुनावी सभा में वार पलटवार के बीच नेताओं के जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हमला बोला है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को ठगबंधन बताते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा के आपसी अंतर्द्वंद का ही नतीजा है कि सपा प्रत्याशी का फार्म निरस्त हो गया। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि इनके गठबंधन के ही सहयोगी दल ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। ऐसे रामद्रोहियों को जनता अवसर नहीं देगी। कांग्रेस और सपा के अंतर्द्वंद मुझे नहीं कहना चाहिए। क्या जूतम पेदार हुई थी विधानसभा के अंदर? अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कमलनाथ को, और कमलनाथ ने क्या कहा था? कौन अखिलेश वखिलेश? तो अखिलेश वखिलेश सुनेंगे क्या? तो आपकी आंतरिक झगड़े आपके वकील ने क्या किया या सपा के प्रत्याशी ने क्या किया, अब ये हमारे इससे क्या लेने देना? भाई आपको चुनाव लड़ना है, आपका गठबंधन इंडी गठबंधन जो ठगबंधन है, जो घमंडिया गठबंधन है, जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते, मैंने पहले ही दिन कहा था, जो रामद्रोही है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया, उनको तो इस बुंदेलखंड की धरती पर, जो राम भक्तों की धरती है, जो महाराजा छत्रसाल की धरती है, जो वीरांगना अवंतीबाई की धरती है, यहां ऐसे लोगों को न अवसर मिला न मिलेगा, तो सुतई छोड़कर भाग गए। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसलिए ये तो राम भक्तों की भूमि है, और इस आधार पर इस बार इस लोकसभा में जवाब ही नहीं मिलेगा। इस लोकसभा में इतिहास इस देश का बनेगा, सभी जनता के। खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सत्यम शर्मा संवाददाता जुड़े हुए हैं। सत्यम, इंडिया गठबंधन या ठगबंधन, क्या कहेंगे सत्यम? देखिए जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, उस जो गठबंधन है उसको ठगबंधन कहा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में देखें तो इंडी गठबंधन टूट गया था, और कहीं न कहीं जो वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ और जो सपा गठबंधन था वो गठबंधन टूटा था। जो कमलनाथ ने कहा था अखिलेश कौन, अखिलेश वखिलेश, उसी बात को मुद्दा उठाते हुए वीडी शर्मा ने इस बात को दोहराया है। तो देखिए समाजवादी पार्टी की जो मीरा यादव प्रत्याशी जिन्होंने गलत नामांकन भरा, जिसके बाद उनका निरस्त हुआ, यहाँ से राजनीति शुरू हो गई है और आरोप प्रत्यारोप के दौर लगना शुरू हो गए हैं। मीरा यादव ने जिस तरह से गलत नामांकन भरा, उसके बाद जो विपक्ष है उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया, और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि हम तो लड़ाई लड़ना चाहे थे। वीडी शर्मा ने कहा हम लड़ाई लड़ते जीतना चाह रहे थे, ऐसे मैदान खाली होने से कोई मजा नहीं आता है। तो देखिए इन सब बातों को लेकर के किया है। और राम मंदिर पर जो मुद्दा उठाया जा रहा है, छत्रसाल महाराज की धरती है, वो रानी अवंतिकाबाई की धरती है, और राम भगवान को पूजा जाता है। तो ऐसे में उनका जो मुद्दा उठाना है, राम भगवान को लेकर जो मुद्दा उठाया गया, तो जो जिसने समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 1990 में करीब अक्टूबर और नवंबर की बात है, जब समाजवादी पार्टी ने 1990 में कार सेवक जो बढ़ रहे थे राम भगवान के अयोध्या के लिए, उन पर गोलियां चलाई गई थी। मुलायम यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार उस समय थी। हालांकि देखिए उसके बाद भी उस जो गोली कांड है उसको भी जायज ठहराया गया समाजवादी पार्टी द्वारा, लेकिन लगातार बीजेपी हासिल के लिए निशाना साधती रही कि कार सेवकों को करीब 500-400 कार सेवकों को गोली कांड में भून दिया गया, वहां संयुक्त नदी की दाल हो गई थी, ऐसा कहना है। तो जिस तरह से ये कांड हुआ था, समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में कांड किया था, उसको लेकर एक बार फिर चुनावी मुद्दा ये बनता जा रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के तहत खजुराहो चुनाव मैदान में थी, लेकिन जैसे ही उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है, उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, और जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वहां पर किसी और को समर्थन देने की बात करें। वहीं जीतू पटवारी की एक और बयान पर उन्होंने निशाना साधा है कि जो कांग्रेसी है या अन्य दलों के कार्यकर्ता है वो बीजेपी में शामिल एक दिन में जो 1 लाख का टारगेट था वो नहीं हुए। उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक दिन के 2,83,000 कार्यकर्ता जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व दीपक सक्सेना अकेले लेकर आ गए थे, जिसमें जीतू पटवारी अपना हिस्सा बता रहे कितने लोग शामिल नहीं हुए हैं।
तो इस तरह से अब देखिए बीजेपी में कांग्रेस के जो लोग शामिल हो रहे हैं उस पर राजनीति, समाजवादी पार्टी पर लगातार बीजेपी निशाना साध रही है। खासकर वीडी शर्मा जो चुनाव प्रत्याशी है वो समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा हो, जिस तरह से आडवाणी की रथ यात्रा निकली थी, रथ यात्रा में जो आखिरी पड़ाव था अयोध्या था, अयोध्या में 1990 में अक्टूबर में और नवंबर में यहाँ पर गोली कांड हुआ था। 2 दिन जो थे उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वीपी सिंह जो केंद्र में सरकार थी उनका फोन भी नहीं उठाया था। इसको लेकर लगातार मुद्दा बना हुआ है और ये मुद्दा आखिरी चुनाव तक जाएगा, क्योंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा इस वर्ष हुई है और उसको लेकर बीजेपी इस बात का श्रेय लेती है कि प्राण प्रतिष्ठा कोर्ट के आदेश पर जरूर कराई गई। कहीं न कहीं जो कार सेवक से उन्होंने अपनी इसमें बलिदान दिया, उसके बाद ये जो है भगवान नाम की प्राण प्रतिष्ठा हो पाई है। ये आगे भी मुद्दे से चलता रहेगा। कम चल रहा है चलाना तब ये निकल कर रहा है। खजुराहो सीट जो है समाजवादी पार्टी के अंडर में रद्द हुआ है, वहां भी ये मुद्दा लगातार उठ रहा है। और इस बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि खजुराहो से ऐतिहासिक जीत होगी, इतिहास बनाया जाएगा, जनता बड़े मतों से बीजेपी को जीत दिलाएगी। जी बिल्कुल, वीडी शर्मा ने अपने बयान में अंतर्द्वंद का जिक्र किया, तो क्या कांग्रेस और सपा के बीच टूट फूट है, रिश्ते ठीक नहीं है? सत्यम। बिल्कुल, देखिए अभिनव, अंतर्द्वंद की जो बात निकलकर सामने आई, जैसा मैंने पहले कहा था, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से इंडी गठबंधन टूटा था और दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे को सीट देने से मना कर दिया था। कमलनाथ ने खुद यहाँ पर जो इंडी गठबंधन की मीटिंग भोपाल में बड़ी मीटिंग होने वाली थी उसको भी रोक दिया था कि यहाँ भोपाल में बड़ी मीटिंग नहीं होगी, उस पर भी राजनीति चली थी। और अब देखिए जिस तरह से अंतर्जगह की बात निकलकर सामने आ रही है, तो पहले खजुराहो में मनोज यादव को वीडी शर्मा जैसा बीजेपी आरोप लगाती है कि मनोज यादव को जो कांग्रेस के नेता उन्होंने कमजोर कह करके उनको पहले मनोज यादव को टीम से निकलवाया, उनके जो प्रत्याशी थे उनको हटवा दिया गया। उसके बाद मीरा यादव पत्नी है जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी है, उनको टिकट दिया गया। उसके बाद उनका टिकट जो नामांकन पत्र है वो निरस्त हो गया। तो इस तरह से अंतर कला जो के सामने जो आई है, जिसको विशेषकर इस बार टारगेट किया जा रहा है, उमंग सिंघार जो आदिवासी नेता हैं उनको कहीं न कहीं डर किनार करके रखा गया है और इस पर बीजेपी अच्छा खासा फोकस भी कर रही है कि उमंग की बुआ जो जमुना देवी हुई थी उनको भी उनके साथ भी कांग्रेस ने जो है व्यवहार अच्छा नहीं किया था और उमंग सिंघार को इस बार जो पार्टी है वो चुनाव से दूर रख रही है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी नेता को दूर रखा जा रहा है। तो जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बीच में ये क्या चल रहा है, ये अंतर कला है और ये इनकी आपसी कला है। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से नामांकन उनका निरस्त हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं अंतर कला सामने आई है। इसको लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की अंतर कला पर नहीं बोलना चाहते, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो कि उनकी अंतर कला सामने आई है और बीजेपी यहाँ से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। सत्यम, बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर भी मध्य प्रदेश के भोपाल से ही है, जहां मध्य प्रदेश में भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी की तरह जीतू पटवारी भी संख्या और आंकड़ों को याद रखने में कच्चे हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 6 अप्रैल को भाजपा में 2,82,242 से अधिक ज्वाइनिंग हुई है और दूसरी ओर जीतू के पीसीसी चीफ बनने के बाद कांग्रेस में भगदड़ सी मची हुई है। उनकी बताई संख्या के बराबर तो सांसद, विधायक, महापौर और पंचायत अध्यक्ष ही भाजपा में आ गए हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के चुनाव प्रचार से दूर रहने पर भी सवाल खड़े किए हैं। जब से जीतू जी अध्यक्ष बने और कांग्रेस में भगदड़ मची और ऐसी भगदड़ है कि जो रुकी नहीं है। एक भ्रम मैं ये भी दूर करना चाहता हूं कि 6 तारीख आखिरी तारीख नहीं थी, वो स्थापना दिवस की तारीख थी। ये क्रम बदस्तूर जारी रहेगा। जितनी की संख्या उनने बताई उतनी तो अकेली एक आदमी परसों गाड़ी लेके छिंदवाड़ा से आए थे, दीपक सक्सेना जी। ये जिसके चेले हैं ना राहुल गांधी जी के, उनको हिंदी सही नहीं आती, इनको गिनती सही नहीं आती।
एकला चलो की नीति पे चलते हैं। अगर उमंग सिंगार जी से, दिग्विजय सिंह जी से, कमलनाथ जी से पूछ लेते तो कमलनाथ जी बता देते कि छिंदवाड़ा से कितने लोग आए हैं, तो ये संख्या आप करेक्ट कर देते कमलनाथ जी। पर एकला चलो की आदत है, सारा नेतृत्व तो उमंग सिंगार आपको कहीं। खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कृष्णा शर्मा जुड़े हुए हैं। कृष्णा, जीतू बने अध्यक्ष, कांग्रेस में मची भगदड़, क्या कहेंगे? देखिए, अलग अलग डाटा मध्य प्रदेश बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है और इसका काउंटर भी कांग्रेस कर रही है। जहां एक और नरोत्तम मिश्रा 2,82,000 का आंकड़ा दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस कह रही है कि जो उनकी लिस्ट में है 300 से अधिक की लिस्ट है, वो सिर्फ कांग्रेस से गए हैं और बीजेपी ज्वाइन किए हैं। और यदि बीजेपी का आंकड़ा सही है तो बीजेपी को लिस्ट जारी करनी चाहिए कि बीजेपी में कितने लोग ज्वाइन किए हैं। इस ज्वाइनिंग को लेकर लगातार सियासत बनी हुई है, जहां नरोत्तम मिश्रा ने एक और जीतू पटवारी पर निशाना साधा है, वहीं दूसरी ओर उमंग सिंगार के चुनाव प्रचार में भाग न लेने को लेकर कहा है। वहीं जीतू पटवारी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने साफ कर दिया था कि चूंकि उमंग सिंगार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, इसलिए वो प्रचार में भाग नहीं ले रहे हैं। जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तो प्रचार में भाग लेंगे। तो निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव है और आरोप प्रत्यारोप का दौर है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने एक बात जरूर कही है कि 6 तारीख ये आखिरी तारीख नहीं है, इसके बाद भी लगातार बीजेपी का सदस्यता अभियान चलेगा और कांग्रेस के लोगों को सदस्यता दिलाई जाती रहेगी। कृष्णा, जैसे कि नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 6 तारीख आखिरी तारीख नहीं है, भाजपा कांग्रेस से भाजपा में लोग आते रहेंगे, तो ऐसा क्या हो रहा है कि भाजपा लगातार कांग्रेसियों को शामिल करती जा रही है और कांग्रेस बाड़ाबंदी में नाकाम साबित हो रही है? देखिए, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि बीजेपी ईडी, सीबीआई, आईटी का डर दिखा के लोगों को धमका करके बीजेपी ज्वाइन करा रही है और इसलिए कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। चूंकि सत्ता बीजेपी की है, इसलिए बीजेपी अपने पक्ष में करने में सफल हो रही है। लेकिन जो नेता यहां काम के नहीं है या कि पूर्व विधायक हैं, कई ऐसे नेता हैं जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, वही लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का कहना है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो कई बीजेपी के नेता कांग्रेस में भी शामिल हुए थे। दल बदल का दौर दस्तूर जारी रहता है, जब सत्ता जिसकी होती है उसी की ओर लोग खिंचते हैं। जी, बहुत धन्यवाद कृष्णा, हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर और आखिरी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के तहत भाजपा फूंक फूंक कर पैर रख रही है। जहां भाजपा प्रत्याशियों की छवि और उनके बैकग्राउंड से पार्टी को फोकस झलकता देखा जा सकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण और प्रदेश की हॉट सीट मैनपुरी पर भाजपा संघमित्रा मौर्य को अपना प्रत्याशी बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कमेटी से संघमित्रा मौर्य की रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मैनपुरी पर हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर पार्टी संघमित्रा पर भरोसा जताती है तो उनका मुकाबला वर्तमान सांसद और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से होगा। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के तहत भाजपा लगातार अभियान चला रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में फूंक फूंक कर पैर रख रही है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए उमाशंकर जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, मिशन 80 के तहत भाजपा फूंक फूंक कर पैर रख रही है, संघमित्रा मौर्य मैनपुरी से प्रत्याशी हो सकती हैं, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? सर, संघमित्रा मौर्य की जोरों पर है, तो मैनपुरी यहाँ पर लिस्ट भी मांगी गई है। बताया जा रहा है संघमित्रा यहाँ मौर्य
को तैयार किया जा रहा है चुनाव के लिए। लेकिन यहाँ से जो लिस्ट मांगी गई है, लिस्ट के आधार पर चुनाव को लड़ाने की तैयारी चल रही है। लेकिन यहाँ देखा जाए पूर्व के समय रघुराज साथी भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और लड़ने उन्हें भी यहाँ सामना पड़ा। तो मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधु अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव मैनपुरी से लड़ी, वो यहाँ से चुनाव जीती। लेकिन इस बार मंथन जोरों पे चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैदान में, अभी तक कोई भी ऐसा प्रत्याशी मैनपुरी के लिए नहीं आया है जो चुनाव लड़ सके, की टक्कर हो सके। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जगह तलाश रही है, यहाँ पर जाकर किसी प्रत्याशी को उतारा जाए। लेकिन मैनपुरी के नाम जैसे सूचियों में आता है तो प्रत्याशी टिकट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जैसा संघमित्रा मौर्य का नाम निकल कर आता है, लेकिन जो लिस्ट मांगी गई है उस लिस्ट का भी मंथन नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय कार्यालय की तरफ से भी लिस्ट मांगी जा रही है, लेकिन यहाँ पर कोई जवाब अभी नहीं जा रहा है। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए भी काफी अहम मानी जाती है, तो ऐसे में महिला प्रत्याशी के समक्ष महिला प्रत्याशी के उतरने के बाद मामला कितना रोचक हो जाएगा? उमाशंकर सर मैनपुरी से अगर महिला को ही यहाँ पर उतारा जाए तो यहाँ पर रोमांचिक मतलब बहुत कांटेदार टक्कर हो सकती है। और यहाँ पर सर बहुजन पार्टी का भी प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, लेकिन बहुजन पार्टी का कहीं नामो निशान मैनपुरी में नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी लड़ाई होगी चुनाव में वोटों को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही जोरदार टक्कर चुनाव को लेकर होगी। उमाशंकर, बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।